Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and today we are studying हिस्ट्री ऑफ क्लास 6। स्टूडेंट्स, इस बुक में आपकी जो हिस्ट्री की जो बुक है इसमें आपके 12 चैप्टर्स हैं और जिसमें कि अभी तक हम 11 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 12। उससे पहले हम एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि जितने हमने चैप्टर पढ़े हैं उनके नाम क्या क्या हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो हमने पढ़ा था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सेकंड चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। Third chapter from the gathering to growing food. Fourth chapter in the earliest cities. Fifth chapter what book and burial tell us. Chapter number 6 kingdom, kings and the early republic. Chapter number 7 question, new questions and ideas. Chapter number 8 Ashok the emperor who gave up the war. Chapter number 9 vital villages and thriving towns. Chapter number 10 traders, kings and pilgrims. Chapter number 11 न्यू एम्पायर एंड किंगडम। जो आज का जो हमारा चैप्टर है वो इस बुक का लास्ट हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर्स है इसमें जो हम है बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो बिल्डिंग्स कौन कौन सी बिल्डिंग्स जो थी बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं भारत में उस टाइम में, और जो भी हमारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हमारी एंशंट हिस्ट्री में है, एंशंट हिस्ट्री में चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, सारे बहुत ही जो थे बिल्कुल जितनी भी चीज़ें थी, पेंटिंग्स थी, बुक्स थी, इतने अच्छे से ये बनाए गए थे स्टूडेंट्स। तो आज भी अगर उन पेंटिंग्स को आप देखें, जैसे अजंता एलोरा की कुछ गुफाएं हैं वहाँ की जो पेंटिंग्स हैं और भी आप बहुत सी जगहों की जो पेंटिंग है, तो स्टूडेंट्स ये पेंटिंग आप आज भी देखेंगे ना तो आपको आज भी ये पेंटिंग वैसी ही नजर आएंगी जैसे कि सालों पहले बनी हुई थी। इन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें आज ही और अभी ही बनाया गया है। तो उस समय का हमारा, चाहे आप धातु विज्ञान कहें, चाहे हमारी कला कहें, तो और चाहे हमारा जितना भी हमारा जो हमारा या हमारी ज्ञान कहें, तो वो सभी इस समय जो था सभी उन्नत रूप में था। आज पता नहीं क्या हुआ है कि जब से हमारा गुलामी का दौर आया तो जो हमारा जो धातु विज्ञान था या हमारा जो कह सकते हैं कि जो कला का जो ज्ञान था, रंग बनाने की इतनी कलाएं थी, क्योंकि जिस तरीके से वो पेंटिंग में कलर किया गया है उन पेंटिंग्स को आज भी देखने में वो पेंटिंग्स ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग्स नहीं रियल आदमी है, वास्तविक इंसान हमारे सामने खड़े हैं और इन पेंटिंग्स में कलर अभी अभी किया गया है। 1600-1700 सालों बाद भी उन पेंटिंग्स में या उन कहें कि बिल्डिंग्स में या कहें हम उन मेटल्स में किसी भी चीज़ में हम देखें तो वो आज भी ऐसे लगते हैं बिल्कुल जीवित हैं और उनमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी या खराबी नहीं पाई गई है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है मरुस्थलीय का एक जो आयरन पिलर है, तो ये मरुस्थलीय जो था बहुत एक्साइटेड था क्योंकि जो उसका भाई था वो हमेशा व्हील चेयर पे रहता था। तो और जो व्हील चेयर जो थी तो बहुत ही डस्टी और स्टोन पाथ। तो ये जो मरुस्थलीय का जो आयरन पिलर है ये हमारे कुतुब मीनार टावर में है। ठीक है, ये कुतुब मीनार टावर में है और ये जो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो पिलर है, तो इस पिलर के बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है। मेटलर्जी मतलब होता है स्टूडेंट्स धातु विज्ञान। धातु विज्ञान मतलब क्या होता है? धातु मीन्स क्या होता है? मेटल। मेटलर्जी दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटल और लर्जी। ठीक है, मेटल और लर्जी। मेटल का मतलब आपको पता है धातु, और इसको पूरे वर्ड को अगर हम बोले तो इसको क्या बोलेंगे? मेटलर्जी मतलब होता है धातु विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा एंशिएंट टाइम था, मतलब जो हमारा पुराने समय में हम कहें तो जो हमारी हिस्ट्री थी ये में कि जितने भी जो हड़प्पन सभ्यता में हम कहें या अभी हम हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। तो उस समय भी हड़प्पा सभ्यता आज से स्टूडेंट्स 1500, 1600, 2000 साल पहले की है। तो उस समय भी हमें तांबे से कांसा बनाने का ज्ञान था, तो टिन बनाने का ज्ञान था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज बनाने का ज्ञान था। ब्रॉन्ज कैसे, तांबा कैसे बनाया जाता है? कॉपर और टिन को मिला के। ठीक है,
कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी ये सब ज्ञान था। तो जो हमारा जो धातु विज्ञान है ना, वो बहुत ज़्यादा हाईली वो था। जो लोग थे उस टाइम बहुत हाईली एजुकेटेड थे, और वो जो धातु विज्ञान से जो चीज़ें बनाते थे वो आज भी वैसी ही है। उसका एक एग्जाम्पल है दिल्ली का मेहरौली का, जो दिल्ली में जो एक पिलर है, आयरन पिलर है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये पिलर मेहरौली दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। कहाँ पर है? मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। और ये इंडियन क्राफ्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आप इस इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है, ये जो है हमारा मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है ये आयरन पिलर। इसकी जो हाइट है वो है 7.2 मीटर्स। ठीक है, इसकी हाइट क्या है? 7.2 मीटर्स। कितनी? 7.2 मीटर। 7.2 मीटर्स है, और इसका वजन कितना है? 3 टन। ठीक है, इसका वजन कितना है? 3 टन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 3 टन कितना होता है स्टूडेंट्स? 3 टन जो होता है बहुत ज़्यादा वजन है, बहुत ज़्यादा वजन है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा बहुत वेट मेज़र करना जानते होंगे तो 1 किलो 100 किलो का क्या होता है? 1 कुंटल होता है। 100 किलो का क्या होता है? 1 कुंटल होता है। फिर इसी तरीके से 1 टन बनता है, 2 टन और 3 टन। तो ये 3 टन जो वजन है काफ़ी ज़्यादा है। ये जो बना है, आयरन जो पिलर बना है, ये कितने टाइम पहले बना है? 1500 साल पहले। कितने टाइम पहले बना है? 1500 साल पहले। इसमें ऐसा लिखा है कि ये कोई राजा चंद्र है। कौन है? राजा चंद्र। जो है राजा चंद्र है, उन्होंने इसे बनवाया था। तो इसको ऐसा लिया जाता है कि जो गुप्त वंश के जो राजा थे, गुप्त वंश के कौन से राजा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने इस पिलर का निर्माण किया होगा। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने इस पिलर का निर्माण किया होगा। ये जो पिलर है स्टूडेंट्स, इतना हाई क्वालिटी का मटेरियल है, इसमें आज तक भी रस्टिंग नहीं हुई है। रस्टिंग मतलब आप जानते हैं, रस्टिंग मतलब क्या होता है? रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग मतलब क्या होता है? जंग लगना। इसको जंग लगने को इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिक्स हैं, तो वे उस समय से आज भी सरवाइव किए हैं। उनमें से कुछ बिल्डिंग्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्तूप। स्तूप मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? पहले के जो बौद्ध हमारे जो साधु थे, ये जो स्तूप है ना, ये बौद्ध धर्म से ज़्यादा रिलेटेड है हमारा। जितने भी स्तूप हैं हमारे, वो सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। क्योंकि ये जो बौद्ध धर्म में क्या होता था, जो भी हमारे बौद्ध वो होते थे, महान महान लोग होते थे, तो वो जब डेथ होते थे, जो उनका अस्थि कलश जो होता था, तो उसमें जिसमें उनकी अस्थियां रखी हुई होती थी, चाहे वो कुछ दांत हो उनके या किसी चीज़, एक वेसल में उनको रखा जाता था। ठीक है, तो ये वेसल थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये थोड़ा ठीक है। तो वेसल में रखा जाता था, किसी बर्तन में रखा जाता था। तो उसके ऊपर क्या किया जाता था? मिट्टी का एक घेरा बना देते थे। फिर बाद में लोगों ने क्या करा? उसके ऊपर ईंटों की चिनाई करना शुरू कर दिया। तो वो इस तरीके से दिखने लगे कि कोई स्तूप हो। वो किस तरीके से दिखने लगे? इस तरीके का एक निर्माण हो गया, ऐसा लगा वो एक स्तूप है। ठीक है, वो स्तूप है, उसके अंदर वो अस्थि कलश रख देते थे, और उसके ऊपर मिट्टी की पत्थर ईंटों की चिनाई कर देते थे। तो ये जो सांची का स्तूप है ना, ये जो सांची का स्तूप है, सांची का महान स्तूप, क्या लिखा है देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा है यहाँ पर? ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। अच्छा, इसे ग्रेट क्यों कहा जाता है? इसे ग्रेट इसलिए कहा जाता है कि इसे जो था बहुत टाइम पहले बनाना शुरू किया था, हजारों सालों में बना है। मीन्स जो था अशोक के टाइम पे इसमें क्या लगे? ग्रेलिंग्स लगे, गेटवे लगे। ठीक है, बाद के रूलर्स में अमरावत, बाद के जो रूलर हैं उनने जो था अमरावत बनाया। ठीक है, अब इस पिक्चर को हम देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग का जो काम है ना, ये बाद का जो काम है, ये जो मंडपम है, ये जो वो है। ठीक है, ये जो एरिया है जिसमें जो आपकी डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई गई है, ये जो गेट लगे हुए, ऊपर का जो पिलर लगा हुआ है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बाद में वर्क हुआ है। तो धीरे धीरे जितने भी रूलर्स आए, सब ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ
वर्क इसमें किया और धीरे 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 इसको बहुत हजारों साल लगे तब जाके क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं सांची का महान स्तूप। पहले जो था बौद्ध धर्म में जो थे वो लोग प्रदक्षिणा करना बहुत महत्व था बौद्ध धर्म में। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में भी है, हम अपने देवी देवताओं की प्रदक्षिणा करते हैं। तो ये जो लोग थे जो बौद्ध साधु थे, वो जो इनकी मृत्यु हो जाती थी तो ये उनके अस्थि कलश का जो जो स्तूप बनाया जाता था, जो उनका स्तूप बनाया जाता था उसके चारों ओर ये चक्कर लगाते थे। जैसे सपोज कीजिए ये एक सांची का ये मान लीजिए एक स्तूप है, तो इसके चारों ओर लोग प्रदक्षिणा करते थे, इसके चारों ओर लोग प्रदक्षिणा करते थे। ये एक प्रदक्षिणा पथ है, तो लोग इसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, जैसे हम अपने शिवलिंग के चक्कर लगाते हैं, जैसे हम अपनी माँ दुर्गा के मंदिर के चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म के लोग वहाँ के जो उस समय के जो महान बौद्ध जो भिक्षुक थे या जो बोधिसत्व वाले लोग थे, जिन्हें बोधिसत्व प्राप्त हो जाता था, उन लोगों की स्तूपों के चक्कर लगाया करते थे। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, अब आप जानेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होते हैं। ये हमारी वॉच होती है, ठीक है, ये सपोज कीजिए हमारा वॉच है, तो ये वॉच के डायरेक्शन में जिस दिशा में घड़ी की सुई घूम रही है, ये जो डायरेक्शन है ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये जो डायरेक्शन कौन सा है? हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी घूमती है। अब ये सपोज कीजिए हमारी घड़ी है, तो ये किस डायरेक्शन में घूम रही? पहले यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। तो इस तरीके से घड़ी किस डायरेक्शन में घूम रही? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में घूम रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लोग जो बौद्ध धर्म के जो स्तूप थे उनके चक्कर लगाया करते थे, ठीक है। तो ये जो स्तूप थे इनमें जो बहुत टाइम पहले तक जो थे इन्हें आर्टिफिशियल केव में रखा गया, बाद में इन्हें बहुत डेकोरेट किया गया, पेंटिंग्स वगैरह जो बनाई गई वॉल्स में। और ठीक है, जैसे जो टेम्पल थे, जो हमारे देवी देवता हैं दुर्गा, विष्णु, शिव, तो हम इन सब की जो है प्रार्थनाएं करते हैं। तो इसी तरीके से लोग जो थे, जितने भी लोग थे, जितने भी टेम्पल्स वगैरह जो बनते थे ना, उनमें होता था एक गर्भगृह। कौन सा एरिया होता था? गर्भगृह नाम का एक एरिया होता था। तो जो गर्भगृह था, हम किसी भी जितने भी हमने टेम्पल्स देखे, मंदिर देखे, उसमें सबसे मेन क्या होता है? गर्भगृह। गर्भगृह में भगवान की मूर्ति को रखा जाता है, ठीक है। ये सपोज कीजिए आप गर्भगृह है, यहाँ पर आपका शिवलिंग है, तो जो मंदिर का जो हेड बनता था ना, जो शिखर जिसे कहते थे, तो वो जो शिखर था डायरेक्ट गर्भगृह के ऊपर बनता था। आपने जितने भी मंदिर देखे होंगे तो वो जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, तो उसके ठीक ऊपर बनाया जाता था शिखर। आपने जितने भी मंदिर चाहे आप देख लीजिए जो इस शैली के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो वहां पर भगवान की मूर्ति के ठीक ऊपर शिखर रखा जाता था, शिखर बनता था। ये जो एरिया था इसे हम बोलते थे, क्या बोलते थे? गर्भगृह। गर्भगृह, गर्भगृह मतलब यानी कि जहां पर भगवान रखे जाते हैं, भगवान की मूर्ति रखी जाती है। अब देखिए जैसे कि हमारा एक जो मंदिर है भटेर गांव में बना है उत्तर प्रदेश में, तो ये मंदिर बहुत साल 1500 साल पहले बना है। ये एक शिव का मंदिर है। तो ये जो टेम्पल है, ये सबसे पहला टेम्पल के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसका ये जो शिखर बना है ना, जो शिखर आप देख रहे होंगे, ये ठीक जो गर्भगृह है इसके ठीक नीचे हमारा क्या होगा? गर्भगृह होगा, जहां पर भगवान की मूर्ति होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर हो गया आपको? तो ये जो है भटेर गांव का जो शिखर है वो गर्भगृह के ठीक ऊपर बना है। ये आपने पढ़ भी लिया कि जो भटेर गांव का जो टेम्पल है उसमें जो शिखर बना है ठीक उसके ऊपर बना है, गर्भगृह के ऊपर बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बिल्डिंग है, इन्हें बहुत केयरफुली ये जो था, आज तो इसकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन ये जब बना हुआ था, क्योंकि 1500 साल का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम हो जाता है, तो उस समय तक ये बहुत अच्छी हालत में था। लेकिन अब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई, थोड़ा सा इसका जीर्णोद्धार करते रहती है सरकार ये वगैरह। तो इस वजह से थोड़ा ये, अगर इसका प्रॉपर मेंटेनेंस होगा तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन में हमें मिलेगा। ठीक है, अब जो है मोनोलिथिक टेम्पल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा टेम्पल है स्टूडेंट्स जो एक ही पहाड़ को खोद के बनाया गया है, एक ही पहाड़ को खोद के बनाया गया है इस तरीके का टेम्पल। सपोज कीजिए ये कोई माउंटेन था, माउंटेन को खोदा होगा और ये एक कोई बड़ा सा माउंटेन होगा, उसको खोदा होगा और उसी से ये पूरा टेम्पल क्रिएट किया होगा। इस तरीके के जो मंदिर होते हैं उसमें जो खुदाई होती है ना, उसमें सबसे पहले गर्भगृह नहीं बनाया जाता, उसमें सबसे पहले शिखर बनाया जाता है।
शिखर बनाया जाता है, फिर बाद में धीरे 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 एरिया को चौड़ा कराया जाता है और इस तरीके से बाद में और एरिया बनाया जाता है। तो ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोलते हैं? मंडप। क्या बोलते हैं? मंडप। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? मंडप या मंडपम। ठीक है, और ये वाला एरिया क्या है जो सबसे ऊपर है, इसे बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं शिखर। ठीक है, ये मंदिर का टॉप है और ये बेसमेंट जो है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शिखर। ये बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं मंडप। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। हम बात करते हैं जो स्तूप्स वगैरह थे। अब ये थे एक बौद्ध धर्म का ही एक वो है, स्तूप वगैरह है, जो इस तरीके की जो बिल्डिंग्स थी इन्हें बनाने में हजारों साल लगते थे। ये भी एक पहाड़ी को खोद के बनाया गया है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के लोग आते थे, साधना प्रार्थना करते थे, रहते थे। तो उन लोगों के लिए ये एक बनाया गया दुमंजिला इमारत टाइप बनाया गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें लोग रह सके। दुमंजिले में भी आपको कुछ कमरे दिख रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ना, ये एक ही पहाड़ है। अगर आप इसे क्लियरली देखें तो एक पहाड़ है, उसे पहाड़ को खोद के नीचे को खोदा गया है। पहाड़ में खुदाई कहाँ को की गई है? ये ऊपर कोई पहाड़ था, उसे नीचे की तरफ को खोदा गया है और इस तरीके का ये एरिया बनाया गया। तो ये जो एरिया थे ना, इस तरीके के जो एरियाज थे, इस तरीके के जो बिल्डिंग्स थी, मंदिर थे, टेम्पल्स थे, तो उन्हें बनाने में ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट समय लगता होगा। हजारों सालों का समय लगता होगा, हजारों सालों का समय। क्योंकि इन्हें किस तरीके से बनाया जाता था? इस तरीके से पत्थरों से खोद खोद के बनाया जाता था। एक पत्थर से चोट की जाती थी, दूसरे कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके का जो इक्विपमेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, हजारों साल लगते थे, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती थी, और तो और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता था। तो ये जो पैसा था स्टूडेंट्स, ये जो पैसा था, ये जो जितने भी वो लोग थे, कौन लोग? जो शहर के बड़े बड़े धनी होंगे, जैसे कि किंग, और वहाँ के बहुत रिच पर्सन्स। ठीक है, और कुछ डिवोटीज। डिवोटीज मतलब भक्तगण, या कह सकते हैं हमारे विलेज पर्सन्स। तो वो लोग इस तरीके के चीज़ों को करते थे और उसके लिए पैसा दान करते थे। ठीक है, चंदा इकट्ठा किया जाता था, राजा की तरफ से दान किया जाता था, बड़े बड़े महान लोगों के द्वारा दान किया जाता, बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों के द्वारा दान किया जाता था। ठीक है, गांव के लोग चंदा इकट्ठा करते, तब जाकर के ये जो मंदिर थे, ये जो चीज़ें थी, ये कहीं क्रिएट होती थी। लेकिन जो आम जनता थी वो क्या करती थी? जो आम जनता थी वो शायद वहाँ पर उस टाइम पे श्रम दान करती होगी। श्रम दान मीन्स वहाँ पर उन साइट्स में जाके, जैसे ये वर्कर्स वर्क कर रहे, ऐसे वो क्या करते थे? वर्क करते थे, जाते थे वहाँ पर, वर्क करते थे, इनकी सहायता करते थे। तो इस तरीके से जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद क्रिएट हुई हैं। तो जो बताया जा रहा है, जो सांची का जो गेटवे है, वो जो थे, जितने भी मर्चेंट लोग थे, फार्मर्स थे, स्मिथ्स थे, और जो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उसको करने के लिए वॉल्स बनाई हैं और अपना दान वगैरह दिया है। उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए क्या करा है? अपना वर्क किया है, अपना कीमती समय दिया है, और कह सकते हैं शायद पैसा भी दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एक पेंटिंग नजर आ रही होगी। ये पेंटिंग, वाह, सच अ ग्रेट पेंटिंग, बहुत अच्छी पेंटिंग है यहाँ पर। और इस पेंटिंग को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में सच में एक लेडी बैठी हुई है। इसके कलर देखिए कितने शानदार और चमकदार है। उस समय, आज से स्टूडेंट्स, आज से 1500 साल पहले, आज से 1500 साल पहले इस तरीके के कलर के निर्माण करना, कलर का मैन्युफैक्चरिंग करना या कलर का निर्माण करना, आज से 1500 साल पहले या आज से 2000 साल पहले, सोचे कैसा रहा होगा, कैसे ये सब क्रिएट हुआ होगा। और ये कितना अच्छा लग रहा है आज भी। आज भी इसे देख करके ऐसा लग रहा है ना कि कोई वुमन बैठी हुई है और ये अभी इमेज में से बाहर आ जाएंगी। इतना ज़्यादा ये कलरफुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसके कलर बिल्कुल वास्तव में जीवित हैं। तो जो उस समय का जो हमारा पेंटिंग्स थी, या जो हमारा धातु विज्ञान था, ये बहुत ज़्यादा उन्नत था स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा उन्नत था। उस समय की जो कलर बनाने की जो कला थी वो बहुत ज़्यादा उन्नत थी। लेकिन ये देखिए, और आपको एक बात बता दूं, ये जो चित्र बनाए गए हैं ना, ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये सभी गुफाओं में बनाए गए हैं। तो गुफाओं में आपको पता है कि गुफाओं में अंधेरा होता है, तो ये सिर्फ मशाल की रोशनी पे ये चित्र बनाए गए हैं। ये बहुत रोचक बात है कि ये सारे चित्र मशाल की रोशनी में बनाए गए हैं। और फिर भी ये मशाल की रोशनी में बनाए गए हैं, तो फिर भी ये देखिए कितने इंटरेस्टिंग है।
और ये कितने कलरफुल है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ये अभी जीवित है। तो स्टूडेंट्स, उस समय का जो हमारा कला का विज्ञान था, धातु विज्ञान था, काफ़ी सब उन्नत था। लेकिन जैसे ही हमारा देश में गुलामी का दौर आया तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, कहीं कहीं लुप्त हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे उस टाइम पे जो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी उन्नत थी। हमारा जो कह सकते हैं, हमारा जो मेडिकल साइंस था, जो चिकित्सा विज्ञान था, वो भी बहुत उन्नत था। कला विभाग बहुत उन्नत था और हमारी धातु विज्ञान बहुत उन्नत था। ये सारी चीज़ें जो थी ना, काफ़ी बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे थी। बट जो था उस टाइम पे जो एरिया आया, जो टाइम एरा आया, बिल्कुल उस समय सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बौद्ध मॉन्क्स थे, ये जो सारी चीज़ें थी, इन लोगों को इन केव्स के अंदर रहते थे और उनके ऊपर ही या उनकी ही पेंटिंग्स को बनाया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ अभी हम पढ़ चुके हैं। अब वर्ल्ड्स ऑफ बुक्स, तो कुछ बेस्ट जो एम्पायर्स थे उन उस टाइम पे बहुत जो है ग्रैंड एपिक्स लिखे गए हैं, बिल्कुल हेरोइक मैन वुमेन्स की स्टोरीज को। तमिल एपिक लिखे गए हैं। तमिल एपिक को हम किस नाम से जानते हैं? तमिल एपिक को हम जानते हैं संगम साहित्य के नाम से। किसके नाम से? संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर या संगम साहित्य के नाम से, जो कि हमने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक तमिल जो साहित्य है, शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, ठीक है, तो ये जो है एक इलांगो नाम के पोइट ने लिखा है 1800 साल पहले। तो ये जो है शिल्पाधिकारम जो क्या है, एक लव ट्रायंगल है। क्या है हमारा ये जो शिल्पाधिकारम है, ये एक लव ट्रायंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लव ट्रायंगल में क्या होता है, एक जो कोवलन होता है, कोवलन नाम का एक आदमी होता है। ठीक है, कोवलन नाम का एक आदमी होता है। तो जो कोवलन होता है उसकी पत्नी कौन होती है? जो कोवलन होता है उसकी एक पत्नी होती है। ठीक है, वो पुल्हार में लिव करता है। ठीक है, वो पुल्हार में लिव करता है। जो कोवलन होता है उसकी जो पत्नी होती है कौन? कन्नगी। ठीक है, लेकिन उसे प्यार किससे हो जाता है? कोवलन किसको अच्छा मानने लग जाता है? माधवी को। कोवलन जो था उसकी पत्नी थी कौन? आपकी कन्नगी थी, जो मदुरई से थी। लेकिन कोवलन उस अपनी पत्नी को छोड़ के माधुरी से प्यार करने लगता है और माधुरी के साथ रहने लगता है। बाद में लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा, बहुत डांटा सुनाया, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका तिरस्कार किया। तो बाद में जो था कोवलन था, उसने उसको छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा रॉन्गली अक्यूज कर दिया गया जो कोवलन था कि उसने भैया मधुर उसने कि राजा के उससे वहाँ से ज्वेलरी चुराई है। तो जो किंग था कोवलन को डेथ का वो सुना दिया, पर जो कन्नगी थी वो स्टिल उससे प्यार करती थी। तो दोनों ने भाग गए। तो वो तो मतलब क्या हुआ ने, राजा ने उसको डेथ का वो सुना दिया, मतलब कि उसे मृत्यु का वो सुना दिया कि भैया इसे मृत्यु दे दी जाए। तो जब उसको कोवलन को मृत्यु दी तो कन्नगी जो थी वो उससे अभी भी प्यार करती थी और उससे क्रोध में पूरे शहर को तबाह कर दिया। तो ये जो स्टोरी है स्टूडेंट्स की जो है कोवलन और कन्नगी का जो लव ट्रायंगल है, कोवलन को माधवी से प्यार हो जाता है। कोवलन की पत्नी कौन होती है? कन्नगी होती है। कोवलन को पर एक आरोप लगता है कि उसने राजा का गहने वगैरह चुराए, सब इतना नुकसान किया। तो जो कोवलन है उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है। लेकिन कोवलन जो था तब तक माधुरी को छोड़ के अपनी बीवी के साथ रहने लग जाता है। और जब उसे मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो पूरे शहर का विनाश कर देती है। ठीक है, तो ये जो कोवलन है की जो स्टोरी है, ठीक है, अब इसी का दूसरा एक पार्ट है मणिमेखला। ये जो कोवलन है, कोवलन वाला जो है शिल्पाधिकारम जो है, ये आपका क्रिएट हुआ था 1800 सेंचुरी में। कितने में? 1800 सेंचुरी, 1800 साल पहले। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद यानी कि 1400 साल पहले एक दूसरा जो लिटरेचर आया हुआ है मणिमेखला। कौन है? मणिमेखला। तो ये जो स्टोरी है, जो मणिमेखला, इसमें स्टोरी है किसकी? डॉटर की। किसकी डॉटर? कोवलन और माधवी की। कोवलन और माधवी की जो डॉटर की स्टोरी है इसमें, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग महाकाव्य है, संस्कृत में लिखा गया है। और अब हम बात करते हैं मेघदूत। मेघदूत जो है कालिदास के बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा मतलब एक फेमस जो था वो था, जो बहुत ज़्यादा फेमस जो था ना, जिसे कहते हैं कि फेमस है बहुत ज़्यादा, राइट, ऐसा लिखा गया वो था, ऐसे कह सकते हैं काव्य या महाकाव्य। ठीक है,
तो इसमें जो था उन्होंने एक मैसेज दिया है लवर्स के बीच में जो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। पोइट डिस्क्राइब करता है उसको कि हे ठंडी हवा जो मुझे छू करके गुजर रही है, तुम जाओ मेरे प्रेमी के पास जाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्टोरी है ये एक जो है हमारा जो मेघदूत है तो जो कालिदास ने लिखा है तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जो कालिदास में स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में बताया था, जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कौन? चंद्रगुप्त सेकंड थे, उनके कोर्ट पोइट थे कौन? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय या जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके कोर्ट पोइट क्या थे? दरबारी कवि। कोर्ट पोइट मतलब होता है दरबारी कवि थे कौन? कालिदास। ठीक है, तो स्टूडेंट जो थे पुराण्स लिखे गए इसी समय पुराण्स लिखे गए जो थे। पुराण्स में स्पेशली क्या था ना स्टूडेंट्स, जो पुराण्स थे उनमें थी पुराण में थी आपकी जातक कथाएं। ठीक है, तो ये जो जातक कथाएं किसकी थी? भगवान विष्णु की, शिव की, दुर्गा की, पार्वती की। ठीक है, तो और कुछ बौद्ध धर्म की भी जातक कथाएं थी। तो ये जो जातक कथाएं थी ये जो पुराण में थी, तो जो पुराण थे ना इसे कौन कौन सुन सकता था? पुराण को मैन एंड वुमेन यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों पुराण को सुन सकते थे, और इवन शूद्र भी पुराण को सुन सकते थे। लेकिन जो था हमारा वेद जो थे, वेदों को सुनने और पढ़ने का जो था वो सिर्फ किनको था? वो सिर्फ साधुओं को था। और जो थे पुराण जो थे सब सुन सकते थे। ये एक बहुत दो फेमस और हमारे एपिक्स हैं, एक है हमारा महाभारत और दूसरा है बहुत रामायण। तो मुझे इसकी जो है महाभारत और रामायण की स्टोरी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे कि महाभारत और रामायण में क्या हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है महाभारत और जो है कौरव महाभारत में बेसिकली कौरव और उनकी पांडवों की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो कौरव और पांडवों के बीच का एक युद्ध हुआ था, और तो वो जो युद्ध है वो हुआ था लैंड के कारण, जमीन के कारण, और जो थी द्रौपदी थी उसका अपमान किया था, उन्हें पांडवों को जंगल भेज दिया। तो इस तरह की जो स्टोरी है ये सब आप लोग जानते होंगे। रामायण की जो स्टोरी है ये सब भी आपको पता होंगी कि जो हमारे भगवान राम है उन्हें वनवास दे दिया गया था, रावण माँ सीता को कब्जा कर ले गया था, को भगा ले गया था, और जो भगवान राम थे उन्होंने रावण का वध किया और माता सीता को आज़ाद करा लिया। तो इस तरह की जो स्टोरीज हैं ये वहाँ पर उसमें बताई गई थी पुराणों में, रामायण और महाभारत में। रामायण की स्टोरी अलग है, महाभारत की स्टोरी अलग है। अब जो पंचतंत्र की कहानियों की बात करते हैं, तो जो पंचतंत्र है इसमें भी बहुत सारी जातक कथाएं होती थी, और ये जो जातक कथाएं होती थी बौद्ध धर्म से रिलेटेड होती थी, और बहुत सारी और कुछ कुछ कहानियां थी, पोएम्स थी। तो ये जो पंचतंत्र है इसका अभी तक वैसे कुछ लोग इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स है, मतलब कि कोई कहता है कि पंचतंत्र किसी ने लिखा, कोई कहता है पंचतंत्र किसी ने लिखा, कि कोई कहता है कि पंचतंत्र की जो वो है राइटर है वो एक राइटर नहीं है बल्कि अलग अलग लोगों ने लिखा है। तो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम पंचतंत्र की एक छोटी कहानी को पढ़ लेते हैं जो एक बहुत समय की बात है। एक जो था गंगा रिवर की नदी पे, हिमालय पे गंगा नदी के तट पर एक बंदरों का राजा था। 80,000 उसके फॉलोअर थे। वो एक आम के पेड़ पे रहते थे। वो एक आम का पेड़, ऐसा आम था उसके आम बहुत ज़्यादा मीठे होते थे, और वैसा आम पूरे संसार में कहीं नहीं होता था। एक दिन आम नीचे गिरा और गंगा में नदी में बहते बहते वाराणसी चला गया। जो राजा उस नदी में नहा रहा था उसको मिला, उसने उसे खाया तो उसे बहुत वो टेस्टी लगा। उसने कहा ऐसा आम मेरे लिए ढूंढ के लाओ। लोगों ने बहुत ढूंढा पर उसे नहीं मिला। बाद में एक रात को कि राजा को पता चला कि हिमालय में ऐसे आम होते हैं और बंदर उन्हें खा रहे हैं। तो राजा को ने अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा। राजा ने कहा हम बंदरों को मार देंगे और उस पेड़ से आम हम लोग यूज करेंगे, हम खाएंगे। तो जो बंदरों का राजा था उसने क्या करा, उसने पेड़ से टहनी तोड़ ली और अपने लोगों को बचाने के लिए नदी पार तक एक ब्रिज बनाया, और ब्रिज टहनी को खुद पकड़ के लटका रहा। लोगों ने उसके जो थे जितने भी फॉलोअर्स थे, जितने भी प्रजा थी, वो सब अपने राजा के ऊपर से गुजर गई। और इसको करते करते जो वो राजा था उनका वो मर गया। और इसे देख करके
बहुत ज़्यादा वो बहुत दुखी हुआ, किंग बहुत दुखी हुआ, और उसने उसके राजा, जो उनका जो राजा था उसका एक स्तूप बनाया और उसका बहुत ही अच्छे से अंतिम संस्कार करा। तो ये जो है ये स्टोरी है स्टूडेंट्स, ये पंचतंत्र की एक स्टोरी है। हम जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। इससे पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ, आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि खगोल शास्त्री थे। तो उन्होंने जो है उन्हें ग्रहों के बारे में भी बताया, ठीक है, सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताया। उन्होंने सर्किल की मतलब वृत्त की परिधि के बारे में भी बताया, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला था वो बताया। और भी बहुत सारे जो थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं, वरामीर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, और कुछ जो ऐसे जो थे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारी खोज की। जो जीरो का आविष्कार था वो हमें पता है, जब जीरो का आविष्कार हुआ। इससे पहले मैं जीरो, पहले के पार्ट लेसन में मैं आपको जीरो की स्टोरी सुना चुका हूँ। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद जो थे, सुश्रुत जो थे और जो चरक थे, ये बहुत ज़्यादा हमारे जो थे फेमस जो थे हम कह सकते हैं मेडिकल साइंस को जानने वाले लोग थे। चरक जो थे, चरक ने एक बुक लिखी है चरक संहिता, और सुश्रुत ने एक बुक लिखी है सुश्रुत संहिता। तो ये जो बुक्स थी उस समय के मेडिकल साइंस को हमें बताती हैं, जो आज के मेडिकल साइंस से लाखों गुना ज़्यादा जो था, लाख गुना ज़्यादा गया था एडवांस तक। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।